हाँ, सर मैं थोड़ा सा मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था सर। हाँ जी, बताएं। सर मैंने राज्य सूचना आयोग ने मेरे आरटीआई पे आवेदन पे उपायुक्त जिला रेवाड़ी को सूचना देने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक 5 महीने हो गए, सूचना नहीं दी। मैंने दोबारा रिमाइंडर भी लिखा राज्य सूचना आयोग को, तो उन्होंने दोबारा भी आदेश किए, लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। तो अब मुझे कोर्ट में ही जाना होगा या कोई और भी ऑप्शन है कोर्ट के अलावा? वैसे यदि सूचना आयोग के आदेश का परिपालन नहीं किया है लोक सूचना अधिकारी ने और उनके आदेश के बावजूद भी यदि उन्होंने जानकारी नहीं दी है, अच्छा जब उन्होंने आदेश दिया था आपको जानकारी देने के लिए, तो क्या उस स्थिति में उन्होंने कोई फाइन भी अधिरोपित किया था क्या? कोई नहीं जुर्माना सर, अधिरोपित किया था संबंधित? फाइन नहीं किया था सर। और क्या किसी धारा का उल्लंघन लोक सूचना अधिकारी ने किया था? सूचना न देने के अतिरिक्त मतलब समय पर पत्राचार वगैरह ये सब तो कर दिया था लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने? सर धारा का उल्लंघन तो नहीं था कोई। मतलब सिर्फ उन्होंने सूचना नहीं दी थी। 30 दिन में हाँ उन्होंने सर। आपको पत्र दे दिया था कि हम सूचना दे रहे हैं और फिर प्रथम नहीं अपील आपने किया, सर, तो उन्होंने सर कहा कि उन्होंने आप सूचना दो, तो फिर उन्होंने क्या किया? सर मैंने सबसे पहले आरटीआई लगाई धारा 6 के तहत, तो उन्होंने 30 दिन के अंदर मुझे कोई सूचना नहीं दी। मैंने प्रथम अपील की उपायुक्त को, उपायुक्त कार्यालय से मैंने सूचना मांगी थी, बस तो उपायुक्त बस कार्यालय ने कोई जवाब बस नहीं यही दिया। मैं उसके बाद हाँ, हाँ जी। हाँ, हाँ, मैं समझ गया। तो बहुत सारी धाराओं का उल्लंघन हुआ है और आपके सूचना आयुक्त ने जिसमें फाइन नहीं लगाई है, वही मैं जानना चाह रहा था, हाँ गलत किया है। पहले यदि वो फाइन अधिरोपित कर देते उनके ऊपर, तो वो जानकारी भी जल्दी दे देते संभवतः। तो बहुत लीनिएंट है आपके जो सूचना आयुक्त हैं वहाँ के। आप कहाँ का मामला ये? किस स्टेट का? ये रेवाड़ी हरियाणा का कहाँ है आपने सर। बताया? हरियाणा? हरियाणा का। बिल्कुल। हरियाणा। बिल्कुल, रेवाड़ी हरियाणा का मामला है। तो अब ये तो आपके सूचना आयुक्त महोदय ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनके ऊपर फाइन अधिरोपित की जानी चाहिए थी और जब दोबारा आपने शिकायत की और जो दोबारा उन्होंने रिमाइंडर भेजा तब भी उनके ऊपर फाइन, तो मतलब उनके ऊपर 2-2 फाइन लगनी चाहिए थी। एक 25,000 और दोबारा 25,000 50,000 उनके ऊपर फाइन लगनी चाहिए थी और फिर आप कंप्लेन करें कि फिर आपके आदेश का अवहेलना हुई है, अवमानना हुई है, उस स्थिति में फिर उनके ऊपर 25,000 की फाइन लगनी चाहिए। ऐसा ऐसा नियम कायदा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार फाइन लगा करके आप फुर्सत हो जाएँ और इनफैक्ट गांधी सर ने और राहुल सिंह सर ने कहा भी है कि हम जितनी बार शिकायतें आएँगी, जितनी बार जानकारी नहीं देंगे, उतनी बार हम फाइन लगाएँगे। ये उन्हीं की हम बात को रिपीट कर रहे हैं। तो मैं भी अवमानना हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जी, निकल मैं जी। भी हस्तक्षेप हाँ, हाँ, मैं बोलें। ये आपको इसमें मैं आपने इसमें बहुत सारगर्भित उद्गार दिए हैं, लेकिन मेरा भी ये कहना है कि इस मामले पे अगर सूचना आयोग के आदेशानुपरांत भी अगर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो प्रथमतः तो आप धारा 18 में शिकायत करें या कि एक जी। शिकायत ही भेज दें कि आपके आदेश का परिपालन नहीं हो रहा है। अगर परिपालन उपरांत भी जानकारी नहीं उपलब्ध हो रही है, तो आप इस मामले में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में आप इस बात का उल्लेख करें, इस बात की मांग करें कि इनके खिलाफ पेनाल्टी लें। कई जगह मैंने देखा है कि सूचना आयुक्त सजा देने में बड़े लिबरल हैं, सजा देते ही नहीं हैं। तो उसमें आपके हिमाचल हाई कोर्ट का और आप कर्नाटक हाई कोर्ट समेत कई हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं कि अगर ग्रॉस वायलेशन है आरटीआई एक्ट का, तो अगर सूचना आयुक्त ने सजा नहीं दी है, तो भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और उसपे सूचना आयुक्त को सजा देने के लिए निर्देशित करवा सकते हैं। ऐसे कई मामले हम लोगों के सामने आए हैं, जब अपीलार्थी हाई कोर्ट गया है और उसने मांग की है कि साहब फलाने व्यक्ति ने, फलाने लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी समय पे उपलब्ध नहीं कराई, इन्होंने ग्रॉस वायलेशंस किए हैं, इसके बाद भी आयुक्त महोदय ने इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उन मामलों पे सूचना आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि आप इस मामले की पुनः सुनवाई करें और पेनाल्टी के पॉइंट पे सुन के पेनाल्टी इम्पोज करें। तो ऐसे भी आदेश हुए हैं। तो अगर इस सूचना आयोग के निर्देश के उपरांत, आदेश के उपरांत भी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको नहीं मिल रही है, तो फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। बस एक क्वेश्चन वकील साहब मेरा भी था। हेलो। हाँ, मदन गोपाल जी, हेलो। पूछिए, पूछिए। बोलिए। मैं ये बोल रहा था, मेरे यहाँ मेरे ग्राम पंचायत में मिसिरगवा में एक मेरे यहाँ रोजगार सहायक है नीलम तिवारी। तो उन्होंने मैंने एक आध बार उसमें भी क्वेश्चन किया था, तो मैंने वहां से ये उसी दौरान जब उन्हें 2014 में
ज्वाइन किया यहाँ 1 नवंबर 2014 को, तो उनने एमफिल में एडमिशन ले रखा था और एमफिल उनने रेगुलर बेसिस कंप्लीट की यूनिवर्सिटी से, तो अवधेश प्रताप से। मैंने वहां से जानकारी ली, तो पहले तो वो लोग घुमाते रहे, लेकिन बाद में उनने जानकारी दी। मैंने स्पेसिफाई क्वेश्चन पूछा कि ये उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण, तो उनने लिख के दिया कि उत्तीर्ण है। इसके बाद मैंने उसको मेल किया उनको, सीमा रोजगार गारंटी परिषद को, कलेक्टर को और इनको, तो वहां से उनमें टीएल में हुआ कि इनके 3 दिन के अंदर जांच के, पिछले 29/10 को, तो इनने 29/10 को किया, तो इनने जांच वाच की 11वें महीने में, और उसमें उनने यहाँ से हमारे यहाँ के सचिव ने एक फर्जी बना दिया अभी कि उनने हमको जानकारी दी थी कि हम वहां से कर रहे हैं रेगुलर, तो हमने उनको अध्ययन के लिए अनुमति दी थी और उसकी कॉपी की मऊगंज जनपद सीओ को और जिला पंचायत जनपद सीओ को। लेकिन जब मैंने वहां से आरटीआई वो आया है पत्र, तो उसमें पता चला कि ये कोई पत्र यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब उनके आवक की मैंने कॉपी निकाली और ये यहाँ से इनने ये फर्जी तरीके से कर दिया है। तो ये जब जैसे मेरे पास ये हो जाएगा, तो ये तो दोनों लोगों ने 420 किया, फर्जी किया और फर्जी को सही, और फिर इसके बाद प्रतिवेदन भी वहां पर दे दिया जो वहां से जांच में आया था। तो यहाँ के अभी वर्तमान सीओ जो कौन से तिवारी हैं, नई गढ़ी में थे, तो वो उनने भी प्रतिवेदन में ये लिख के दे दिया कि ये आदतन शिकायत करता है और मदन गोपाल तिवारी आदतन शिकायत करता है और ये शिकायत करते ही रहते हैं, इसलिए इनकी शिकायत निराधार एवं झूठी है, ऐसा प्रतिवेदन बना के दे दिया। हाँ, तो निश्चित तौर पे इन्होंने एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती कर दी है। और देखिए, उस विषय पर तो मैं आज भी कहता हूँ कि हो सकता है कि उनकी डिग्री कैंसिल हो, या हो सकता है कि उन्होंने जो गलत तरीके से आपने जॉब प्राप्त की है, नौकरी प्राप्त की है, तो उस पे कार्रवाई हो। देखिए, चीजें क्या है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रही और उन्होंने डिग्री भी प्राप्त की। तो आपका कहना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दौरान यहाँ पे अपने मिसिरगामा में जॉब करती थी और उन्होंने जॉब करती रही, पूरी सैलरी लेती रही। हाँ, और एमफिल की डिग्री गलत ढंग से ली है, यही आप न कह रहे हैं? जी। तो देखिए, अब इसमें विषय ये है कि अगर उन्होंने एमफिल की डिग्री गलत ढंग से प्राप्त की है, तो उनके खिलाफ उनकी एमफिल की डिग्री निरस्त हो सकती है। अगर आप विश्वविद्यालय में इस बाबत शिकायत कर दें कि ये हमारे विश्वविद्यालय में भी किया था, लेकिन विश्वविद्यालय में वो है, ये है कि उनके ससुर जो है अमृतलाल तिवारी, वो वहीं पर बाबू हैं, तो वो इतना तो वहां पर जमा लेते हैं कि वहां पर कोई वो नहीं होती। अच्छा, उस पे विश्वविद्यालय के मामले में क्या इन्होंने प्रतिवेदन दिया, कुछ आपके पास है रिकॉर्ड? विश्वविद्यालय ने कोई प्रतिवेदन ही नहीं किया, कोई जांच नहीं की। उनको भी मैंने कुलपति को दिया था, कुल सचिव को दिया था। अच्छा, उस संबंधित आपने शिकायत की थी, उसके संबंध में क्या आपने कोई सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि नहीं, उसमें मैंने नहीं किया कि हमारी शिकायत पे क्या हाँ, ये उस पे लगाइए, उस पे आप आवेदन लगाइए और उनसे मांगिए कि मेरी शिकायत पे आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है, किन व्यक्तियों को आपने जांच अधिकारी नियुक्त किया है, और इस संबंध में बनी नोट शीट की प्रमाणित छाया प्रति। और कुलपति कुल सचिव के साथ यहाँ पे गवर्निंग बॉडी होती है राज्यपाल के यहाँ, इन चारों जगह आप एक शिकायत करिए और इस बात का उल्लेख करिए कि इन्होंने डिग्री जो ली है एमफिल की, वो गलत ढंग से प्राप्त की है, इसलिए इनकी डिग्री निरस्त की जाए। तो उनकी डिग्री निरस्त हो सकती है। अब बात आती है इस विषय में कि इन्होंने गलत ढंग से प्रतिवेदन दे दिया है कि हमने इनको अध्ययन की अनुमति दे रखी थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सचिव के पास कि ग्राम रोजगार सहायक को शिक्षा, मतलब ये माने कि एजुकेशनल लीव देने का राइट है कि नहीं है? जी। एजुकेशनल लीव देने का राइट है कि नहीं है? जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जी। Whether he is a competent authority or not, that is the question. तो अब आपको ये देखना है कि उसके पास अथॉरिटी थी या नहीं है। मेरे हिसाब से उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो एजुकेशनल लीव दे सके, क्योंकि ये संविदा की
नौकरी है, और संविदा की नौकरी में किसी भी प्रकार का एजुकेशनल लीव देना मेरे हिसाब से सरकारी नियमों में नहीं है, तो ये गलत जी है। और इसकी आप पंचायत डिपार्टमेंट जो है, हेड ऑफिस है, वहां पे शिकायत करिए। और मैंने सब वहाँ की, तो यहाँ से तो ये ऐसा प्रतिवेदन दे दिया, उनने प्रतिवेदन मान भी लिया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस पे आप, इन्होंने गलत ढंग से प्रतिवेदन दिया है, फॉल्स प्रतिवेदन दिया है, तो फिर आप इसमें एक मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल करवा दीजिए। जी सर, बस यही तो, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते वो हैं। वो ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर था। हमें लगता है कि मदन गोपाल तिवारी, आप स्वयं भी एडवोकेट हैं नहीं, ना? मैं एडवोकेट नहीं हूँ सर। नहीं, पर तिवारी अच्छा, साहब, अच्छा, आप अगर आप एडवोकेट नहीं हैं। इसमें आरटीआई लगा देंगे विश्वविद्यालय में और राज्यपाल भवन में इसकी शिकायत करेंगे डिग्री को लेके ना, तो मुझे ऐसा जी, लगता है कि फिर मैनेज न कर पाएंगे, उस पे कार्रवाई होगी, उनकी डिग्री निरस्त होगी। अब यहाँ पे जो राज्यपाल के यहाँ मैंने शिकायत की थी, आरटीआई नहीं लगाई मैंने। लगाइए, शिकायत भी करिए, इसके बाद आरटीआई लगाइए कि मेरी शिकायत पे आपने क्या कार्रवाई की, इस संबंध में किन्हें आपने जांच अधिकारी नियुक्त किया, उनका नाम, पदनाम, इस संबंध में बनी नोट शीट की प्रमाणित छाया प्रति, इतना मांग लीजिए। तो अगर कहीं भी राज्यपाल ने, होता क्या है कि जैसे लेटर गया, वहां पे लेटर पे मार्क कर दिया आईएएस ने कि इसकी जांच करिए, तो अगर उसकी लेटर की आपने कॉपी निकाल ली आरटीआई एक्ट के तहत, तो फिर वो हमारे लिए एक बड़ा प्रूफ बन जाता है कि साहब इसमें जांच का आदेश हो चुका है, ये जांच नहीं कर रहे हैं। तो कई मर्तबा मैंने देखा है कि शिकायत के उपरांत अगर कार्रवाई ना हो रही हो, और अगर हमने अपनी शिकायत पे ही आरटीआई लगा दी, तो फिर अपने शिकायत पे कार्रवाई हो जाती है। और इस समय जैसा माहौल है बिंद क्षेत्र में सूचना के अधिकार के प्रति, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें आरटीआई लगाएंगे और ये पूछेंगे कि मेरी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई, तो नो डाउट कुछ एक्शन जरूर लेगा विश्वविद्यालय। जी साहब, जी सर, और उस मामले धन्यवाद। में आप कंप्लेंट फाइल करिए, उन्होंने गलत जानकारी दी है और गलत प्रतिवेदन बनाया है, और गलत ढंग से उन्होंने कहा है कि मैंने इनको एजुकेशनल लीव दिया था। तो इस सब को लेके आप एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए मजिस्ट्रेट के यहाँ, मामला रजिस्टर्ड हो जाएगा इनके खिलाफ। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, ठीक। मदन गोपाल तिवारी जी, हमें लगता है कि ये सबसे बेहतर सजेशंस आपको रहेगा, क्योंकि मुझे याद है कि इस मामले को चूँकि आप फ़ॉलो कर रहे हैं एक लंबे अरसे जी से, तो कई बार आपने मामला उठाया हुआ है। इनफैक्ट राहुल सिंह सर जी के समक्ष भी ये हमारी उस वाली मीटिंग में भी जी 2-3 बार बिल्कुल मामला आ बिल्कुल चुका है। बिल्कुल सर। हाँ। हुँ। तो आप अब ये जो हमारे नित्यानंद जी वकील साहब आपको सजेशन दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन बिल्कुल सजेशंस जी है, और जी इसको जी जी, मैं मजिस्ट्रेट समझ गया सर, मैं में फाइल कर यही दीजिए करूँगा। कंप्लेंट ज़्यादा। हुँ। जी सर, हुँ। जी सर। चलिए, अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच में अंसारी जी हैं, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बाहर से जुड़े हुए हैं, कृष्ण नारायण जी हैं, हमारे शिक्षक हैं क्षेत्र के। आप लोगों के भी कुछ प्रश्न हैं या कुछ सजेशंस हैं तो कृपया शेयर कर लें, फिर अपन लोग इसको कंक्लूडिंग भी तरफ जाएँ, क्योंकि समय हम लोग 10 को पार कर चुके हैं। सर, एक मेरा सवाल था। हाँ, मनराज राठौर जी, बताएँ। आप कहाँ से हैं राठौर जी? सर, मैं राजस्थान से हूँ सर, अच्छा, बीकानेर। एक काम किया करें आप लोग, हाँ, एक काम हाँ किया सर। करें, जब आप लोग अपना ये नाम लिखते हैं ना, तो नाम हाँ लिखने सर। के आगे थोड़ा-सा इस तरह से लिख लिया करें, राजस्थान या हरियाणा या दिल्ली, तो हाँ इससे थोड़ा-सा आसानी रहती है हम लोगों को भी समझने के लिए। क्योंकि याद रहता है, वैसे मुझे पता था कि आप कई बार हमारे कार्यक्रम के में जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा स्टेट्स वगैरह इतने सारे हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन आ जाता है। आप अपनी वीडियो ऑन कर लें, यदि कोई ऐसी असमंजस की स्थिति ना हो, तो आप लोग वीडियो ऑन करके अपनी बात किया करें। हाँ सर, अभी बोलें थोड़ा मनराज जी। वीडियो। हाँ सर, एक निवेदन, ग्राम पंचायत में मैंने आवेदन किया था, कोई बात नहीं। तो उसमें सर हुँ। ग्राम सचिव ने धारा 6(3) में 2 जनों को सर ट्रांसफर कर दिया, और वो भी कोई प्रॉब्लम उसको नहीं, करना हाँ। नहीं था सर, फिर भी उसने जानबूझ के कर दिया। तो अब सर प्रथम ठीक है ना, अपील तो उसने हम्म, अब सर उसने जानते हैं क्या किया है? हाँ सर। वो तो मरेगा ही, साथ में 2 को और मार रहा है। मतलब यदि हाँ। हमारे रीवा में होता, हम्म, तो वो तो मरता ही, साथ में 2 को और मार रहा है। उसने डीम्ड पीआईओ बना दिया है, हाँ सर, 2 जनों को और बना। अब डीम्ड सर प्रथम पीआईओ अपील उतना, किसको करनी हाँ। पड़ेगी? प्रथम अपील यदि आपने पंचायत में किया है, तो यदि हम अपनी यहाँ की बात करें, मतलब यदि हाँ हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो हमारे हमारे यहाँ जो प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, वो जनपद पंचायत में होते हैं।
कहीं तालुक पंचायत उसको इस तरह से कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो जो ब्लॉक जनपद होता है जो इन पंचायतों को एक तरह से कंट्रोल करता है, एक लोकल बॉडी होती है। जैसे पंचायत हो गई, पंचायत की एक जो इसकी अपर समिति। यूनिट होती है वो हाँ, पंचायत जो भी समिति। समिति आप जो भी बोलें आप अच्छा। हाँ, तो उसमें जैसे 50 पंचायतें आ गईं या 60 पंचायतें हाँ आ सर, गई, हाँ, वहाँ का ठीक है काम सर। होता है। तो उस समिति में हाँ, तो वहाँ पे प्रथम अपील हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि उसने प्रथम अपील अधिकारी का नाम भी नहीं बताया, तो धारा 782, 783 का उल्लंघन किया है। तो एक या कि आप ये तरीका अपना सकते हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आर आप वही लोक सूचना अधिकारी अपनी ग्राम पंचायत में आप भेज सकते हैं, जो एक हाँ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे विशेषज्ञों ने बताया हुआ है। दूसरी बात आप स्वयं भी पता कर लीजिए, एक बार आदमी को होमवर्क करना चाहिए। यदि हम आरटीआई लगा रहे हैं, क्योंकि जानकारी हमारे इम्पोर्टेंस की रहती है, तो हमें भी थोड़ा-सा पता करना चाहिए, कि इनके प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है। तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को आप उसको प्रथम अपीलीय आवेदन यदि उन्होंने जानकारी नहीं दी है या जानकारी उन्होंने दी अच्छा जानकारी तो दी है लेकिन उन्होंने 2 को अंतरित कर दिया 2 है, को तो बढ़ा फिर दिया भी ना सर, आपको इसलिए अभी ये नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप उन 2 से संपर्क नहीं करेंगे, उनको छोड़िए। तो आप फिर तो सीधे सर वो हमें सरपंच को ही करते हैं प्रथम अपील यहाँ पे। हाँ, तो सरपंच रहता है क्या मतलब लोक सूचना हाँ। अधिकारी कि सचिव हाँ रहता है सर। आपका सेक्रेटरी? मैं कौन रहता है? नहीं अच्छा। सचिव नहीं रहता है, सरपंच महोदय। अच्छा, सचिव चलिए नहीं, राजस्थान में सचिव नहीं रहता है, सरपंच बता रहे रहता है, ठीक है ना? हाँ तो सर। हर एक स्टेट का अपना अलग-अलग मध्य प्रदेश रहता में है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मध्य प्रदेश में सचिव रहता है, वो तो हमें पता है। सचिव लेकिन तो सर जो लेकिन प्रथम यहाँ पर अपीलीय आपके अधिकारी है उसी को करना है अपना आवेदन। हाँ, जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है उसी को आपको अपना प्रथम अपील अब करनी पड़ेगी। सर नगर परिषद में प्रथम तो अपील कौन है? नगर प्रथम परिषद में जी सभापति होगा नगर परिषद नगर हमारे यहाँ पे। परिषद अब राजस्थान में तो सभापति बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में नगर परिषद का कौन हो सकता है? शिवेन जी हो सकता है, सीओ सीएमओ सीएमओ होता है ना, सीएमओ होता है। हाँ, सीएमओ उसको बोलते हैं आपकी भाषा में। सीएमओ शायद सीएमओ हो सकता है। नहीं सर, मैंने सीओमओ को प्रथम अपील की, उन्होंने मना कर दिया कि मैं प्रथम अपील करता फ्री विकास आवास तो उससे आप हाँ, तो उससे आप पूछ लेते ना, आप उससे पूछ लें कि कौन है भाई, तुम नहीं हो, कौन है नगर बता दो। पालिका का मध्य प्रदेश संचालनालय जो है वो है वहां पे भोपाल में बैठते हैं। मतलब हमारे जो नगर पालिका है राजगढ़ जिले की, वो मध्य प्रदेश संचालनालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी है सर। मैंने भी की थी वहां पे। अच्छा, संभाग स्तर पे रहते हैं सर। हाँ, तो ठीक है, संचालनालय यानी कि भोपाल सीधे चला गया। हाँ जी, भोपाल संभाग स्तर पे श्रीमान। जी हाँ, तो संभाग स्तर पे यदि है तो भोपाल चला गया। तो भोपाल मतलब आपके भी यदि आप एमपी से हैं तो भोपाल में ही करना पड़ेगा। हाँ, तो इंदौर है तो फिर आपको वहीं पे करना पड़ेगा, भोपाल में। इंदौर में आप एक बार वहां पे जाकर के जी एक काम आप और कर दें, जनहित का एक काम होगा, एक काम आप और कर दें जितेंद्र वर्मा जी। आप एक पत्र लिख करके और सूचना आयोग को बता दें कि यहाँ पर ना तो लोक सूचना अधिकारी का नाम पद पता है, ना प्रथम अपीलीय अधिकारी का, और ये सब जानकारी यहाँ पे साझा नहीं की जाती है। जी तो इस तरह से आप एक कंप्लेंट टाइप की कर दें धारा 18 के तहत, और इनको मतलब इस तरह से आदेशित किया जाए कि ये सब नोटिस बोर्ड में रखें ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो। इस तरह से आप बात रख सकते हैं। जी सर, अभी एक महीने पहले कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने एक लेटर जारी किया था। उसमें सभी डिपार्टमेंट वालों कर्मचारियों को बताया था और सूचना दी थी कि आप प्रथम अपील करता और द्वितीय अपील करताओं के नाम बोर्ड पे लिखो। बाकी यहाँ शासन के नियमों का पालन हो रहा नहीं अभी तक किसी ने, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, भाभरा है, आदिवासी क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता भाई साहब। और कलेक्टर मैडम को तो बस मैंने वही है, एक काम मैं आप लोगों को जितेंद्र वर्मा जी, जयपाल सिंह जी और हमारे जो भी दूसरे इस तरह से अलग-अलग जिलों से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरे नंबर 95 89 15 25 87 पर आप मैसेज करें। मैं आपको एक लीगल नोटिस का फॉर्मेट भेजूंगा
और जी। वो लीगल नोटिस आप मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, जो मुख्य राज्य सूचना आयुक्त है, अपने किसी वकील से संपर्क करके 2-2 4-4 लोगों का आप ग्रुप बना करके अपने-अपने जिलों में और जी। चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं, उनको वो लीगल नोटिस आप लोग भिजवाइए, जी। हर जिलों से और जल्दी से जल्दी भिजवाइए 1 महीने के अंदर। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मैं मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ। वो जी। लीगल नोटिस माननीय श्री शैलेश गांधी सर और जो उनका जो टीम है, भास्कर प्रभु सर वगैरह, उन्होंने इसको तैयार किया था। मामला यह है कि जिस प्रकार से कर्नाटक और कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले हैं, ये जी। सभी संबंधित उनके जो राज्य सूचना आयोग हैं, उनको मामलों का द्वितीय अपीली मामलों का निस्तारण, उसका निवारण, उसकी सुनवाई 45 डेज़ यानी कि 45 दिन के अंदर करना अनिवार्य है, करना जी। होगा। उसी का आधार बना करके, उसी का हवाला देते हुए आप लीगल नोटिस भिजवाएँ चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को मध्य प्रदेश के और उनको बोलें कि आप भी 1 माह के अंदर मतलब यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि यहाँ भी सभी सुनवाइयाँ जो हैं 45 दिन के अंदर हो जाएँ और उनका निराकरण हो। जी। और यदि वो ना करें, 1 महीने के अंदर वो ना करें, 1 महीने का समय दीजिए, तो आप अगले महीने कोई अच्छे कॉम्पिटेंट और जनहितैषी वकील को लेकर के रहते हैं, हर जिले में रहते हैं, कम से कम 2-4 तो मिल ही जाएँगे। तो उनको लेकर के आप कम खर्च में एक पीआईएल टाइप की या जो भी आप पिटीशन जो भी उचित हो, उसको आप दायर कर दें हाई कोर्ट में। संबंधित जो जहाँ का आपका खंडपीठ बैठता हो, वहाँ उस हाई कोर्ट में आप दायर कर दें। इससे जी। थोड़ा व्यापक जनहित का ये मामला है, इससे फ़ायदा होगा। ये आप लोग करिए, मुझसे संपर्क करिए, मेरे नंबर पे मैं आपको भेज दूँगा जी। उस जी। नोटिस। जी। बिल्कुल बिल्कुल शिवन सर, मिश्रा जी बिल्कुल। हमारे बीच में एडवोकेट हाँ, जी। बताएँगे इस विषय में अपना थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। जी, जी। जी। इसमें देखिए आप शिवानंद जी ने कहा है कि जो आप लीगल नोटिस भेजेंगे, इससे सूचना आयोग के ऊपर दबाव आएगा, किस तरह से मामले पेंडिंग हो रहे हैं, लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है ना? और जब हम लोग उसमें एक्टिव हो जाएँगे तो उनको मजबूरन जैसे हमारे यहाँ रीवा में तो कई लोग कह चुके हैं कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि राहुल सिंह जैसे आयुक्त हम लोगों को मिले हैं। बाकी हमारे एमपी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं कि आयोग का कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है, चाहे वो पीआईओ हो या प्रथम अपील अधिकारी हो। उनको इस बात का डर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई जुर्माना लगेगा। जैसे अभी कई लोगों ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त के आदेश को पीआईओ मान ही नहीं रहे हैं। 2-2 बार या 3-3 बार आदेश दिया गया, उसके बावजूद भी, है ना? तो आप लोग यदि नोटिस भेजते हैं, इसके द्वारा उन पे दबाव आएगा, उनको ऐसा लगेगा कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, हमारे खिलाफ कोर्ट में जाएँगे, हाई कोर्ट में जाएँगे या कि मुख्य सूचना आयुक्त को आप लोग लेटर भी लिख सकते हैं कि इस तरह से हम लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है या कि पीआईओ पर कोई कार्यवाही सूचना आयोग के द्वारा नहीं की जा रही है। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि उन पे दबाव आएगा और फैसले तत्काल होंगे और आप लोगों को निराकरण जल्दी से होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछे क्योंकि 11:15 हो गए हैं, वो 10:15 हो रहे हैं। अब कोर्ट का टाइम हो रहा है, संत जी। जी, बिल्कुल शिवन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और कोई प्रश्न है तो आप लोग बिल्कुल शौक से रख सकते हैं और मैं सर, एक अंत में प्रश्न था फिर मेरा आप कि सीओमओ की अपन ने सर्विस बुक मांगी थी। सीओमओ ने क्या करा कि 6 महीने का वेतन दोनों जगह से ट्रांसफर होने से पहले निकाल लिया। एक जोबट तहसील से निकाल लिया, के बाद भाभरा से निकाल लिया। तो उनसे जानकारी मांगी थी, उसने आधी अधूरी जानकारी देके डराया और धमकाया और कहा कि अगर आप और शिकायत करोगे तो आपका मैं मकान गिरा दूंगा या तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसा करके सीएमओ ने मुझे देखिए हेलो जी क्या होता है कि डराने धमकाने की बात तो ये आए दिन की है। कोई भी व्यक्ति सीधे-सीधे जानकारी देने को तैयार नहीं होता है। यदि जी हम जी आप सब आरटीआई के तहत जानकारी लेंगे, शिकायत करेंगे तो हम लोग इसको भूल जाएँ। डरने और डराने वालों की तो बात को जी सुने ही ना। उसमें यदि उन्होंने आपको आधी जी अधूरी जानकारी दी है और इस तरह से वो धमकी दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप पुलिस जी थाने में इसकी सूचना दीजिए। एक आप जी आवेदन बनाइए कि इनके द्वारा इस तरह से हमको धमकी दी जा रही है। दूसरी चीज़ राज्य सूचना जी आयोग में धारा 18 की आप शिकायत करें, जिसमें इस बात का ज़िक्र भी करें आप
कि और जी। आपको जानकारी आधी अधूरी दी उन्होंने कि दी ही नहीं? पता आधी दी है सर, जो अब सर्विस बुक मांगी थी उसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम हमारे पर्सनल सर्विस बुक और वेतन की पर्ची हम किसी को नहीं देंगे, वेतन नहीं, की वो जानकारी किसी को नहीं दे पाएंगे। वो शासन से पैसा ले रहे हैं, उनकी वो पर्सनल नहीं हुई। यदि उन्होंने 2-2 जगह से आप राज्य सूचना आयुक्त को पत्र लिखा आपने? प्रथम अपील की आपने सर कि नहीं? राज्य नहीं, राज्य आपने सूचना प्रथम अपील की आयोग कि को नहीं नहीं इस मामले में? जी, बताएं। अपील करी ना सर मैंने। अच्छा, प्रथम अपील में कोई करी। जवाब नहीं आया? जी, प्रथम अपील में मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी अपन ने लगाए थे जो आवेदन में, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अपन ने लिखाए और 50 रुपए का स्टाम्प भी लगाया उसमें। प्रथम अपील में कोई जानकारी आपको नहीं मिली? नहीं मिली सर। द्वितीय अपील किया आपने? द्वितीय अपील नहीं किया सर। द्वितीय अपील करिए जिसका टाइम हो गया हो प्रथम अपील करने के बाद, है ना? और धारा 18 की आपने शिकायत किया कि नहीं? जी सर। धारा 18 की शिकायत आपने की है? धारा 18 की शिकायत नहीं की है सर, उसको शिकायत करना है सर। देखिए, आप सबसे पहले तो एक पुलिस को पत्र बनाइए। जी जी। एक पत्र बनाइए जिसमें लिखिए कि हमने आरटीआई की, है ना, के जी। तहत जानकारी मांगी थी। उसका ऑफिस का पता लिखिए, जिस ऑफिस से आपने मांगी हो। जिस व्यक्ति के द्वारा आपको कोई धमकी दी जा रही हो, उसके जी। नाम का उल्लेख करिए कि यदि जी। हमारे ऊपर कोई हमला होता है, कोई फर्जी मुकदमा लिखवाया जाता है, यदि कोई मारपीट होती है, तो इसके जिम्मेवार हैं। क्योंकि बार-बार यदि उन्होंने आपको फ़ोन से धमकी दी हो, तो आप उस फ़ोन नंबर का ज़िक्र करें। पुलिस को जो आवेदन दें, उसमें जी। फ़ोन नंबर का ज़िक्र करें, या कि आपको उन्होंने ऑफिस में बुला के धमकी दी हो, उस डेट का आप ज़िक्र करें कि इस दिनांक जी। को हमको जानकारी देने के नाम पे बुलाया गया और हमको वहाँ पे जलील किया गया। हमको इस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा और ये जी। कोई भी हमारी जनहानि कर सकते हैं। जी ठीक? जी। ये आप जी। वहाँ पे दीजिए एक थाने को संबंधित। जी जी। थाने की कार्यवाही नहीं करते हैं तो आप एसपी को पत्र लिखें, आईजी को लिखें, डीआईजी को लिखें, ठीक? गृह मंत्रालय को लिखें और उसी पत्र की कॉपी भी लगा करके आप धारा 18 की शिकायत करें, जिसमें आप इस बात का उल्लेख करें कि इनके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियाँ की जो भी वो आपको कहें वो। जो भी है। हाँ, ये आप तत्काल उसकी शिकायत करिए, उनके ऊपर कार्यवाही होगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको जानकारी भी नहीं दे रहे हैं और धमकी भी देंगे तो कोई कार्यवाही नहीं। और यदि जैसे आपने एसपी को आवेदन लिखा, थाने में आवेदन लिखा, आईजी, डीआईजी और कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो आप इसकी आरटीआई के तहत भी मांग सकते हैं कि हमारे द्वारा इनके खिलाफ ये पत्र लिखा गया था, इसमें क्या कार्यवाही हुई, उस समस्त कार्यवाहियों का ब्यौरा। जी जी। ठीक? तो इससे तुरंत उसमें कार्यवाही होगी और ऐसा नहीं है, वो जो सोच रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं देंगे, जानकारी देना पड़ेगा। जी, और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं आप। जी। जी मिश्रा जी, हमें लगता है कि अब टाइम भी काफ़ी हो रहा है और आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा, 10:30 हो रहे हैं और अपन एक स्लाइड शो दिखाते हैं जो एक सोशल ऑडिट और जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ था और सोशल ऑडिट जन सुनवाई के कार्यक्रम के बाद कैसे वहाँ पर व्यापक भ्रष्टाचार सामने आया और भ्रष्टाचार आने के बाद उसकी जो जांच हुई है, एक टीम के द्वारा जांच की गई है। आज कुछ पेपर पत्रिकाओं में निकला है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका थोड़ा-सा